दोस्तों, हम सब ने विद्यालय में इतिहास तो पढ़ा ही है, लेकिन वह इतिहास कितना था, यह हम सबको पता है। तो उसी इतिहास को थोड़ा और ज़्यादा जानने के लिए चले चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत कहानी ब्रिटिश आगमन की। यह वह समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी प्रभुत्ता चारों ओर फैल चुकी थी। यूरोपीय देश में हुए व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने नए बाजार तलाशने की जरूरत पैदा की, तो पूर्व में समुद्र मार्ग की खोज वास्को द गामा, कोलंबस जैसे लोगों ने शुरू की। जब वास्को द गामा समुद्र मार्ग से यूरोपियन देश से भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, वहां उनका स्वागत राजा जमोरिन ने किया। वास्को द गामा के भारत आगमन ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया था। एशिया में भारत की ओर यूरोपीय देशों का आकर्षण बढ़ने लगा और वे एशिया में व्यापार करने चल पड़े। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी कंपनी की स्थापना 1498 में एस्तादो द इंडिया के नाम से की। पुर्तगालियों का उद्देश्य पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। इसलिए उन्होंने 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। उसके बाद 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा। 1509 में उसने पुर्तगाली सेना के बल पर दीव पर अधिकार कर लिया, जो कि आज हम दमन द्वीप के नाम से जानते हैं। 1509 में ईस्वी सन में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, सालसेट, बेसिन, मुंबई, हुगली तथा सेंट टॉ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1515 तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ न केवल व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अधिकार करके प्रशासन करना भी आरंभ कर दिया था। भारत में व्यापार के लिए हॉलैंड से 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में व्यापार पर अधिकार को लेकर डच और पुर्तगालियों के मध्य सैनिक संघर्ष हुआ, जिसमें पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई। डचों ने शीघ्र गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, चीन, कच्चे रेशम, शीशा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से डच कंपनी को व्यापार धक्का लगा। 1779 में अंग्रेज डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए। सन 1599 में पूर्व में व्यापार करने हेतु कुछ व्यापारी संघ मिलकर मर्चेंट एडवेंचरस इंग्लिश ग्रुप बनाया और रानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए पूर्व में व्यापार करने की अनुमति ले ली, जिसे हम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से जानते हैं। यहाँ भारत में
अकबर के बेटे जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर के पास विरासत में सब कुछ था। भारत में बड़ा व्यापार करने के लिए जहांगीर की अनुमति और उनके सहयोग की भी जरूरत थी। 1608 में कैप्टन हॉन सिंह के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा। वहां उनका स्वागत भी हुआ। एक वर्ष के भीतर सबसे पहले हॉकिंस की ओर से की गई जहांगीर से इजाजत की कोशिश असफल हुई। इसके बाद सर थॉमस रॉय को राजदूत बनाकर आगरा के मुगल दरबार भेजा गया। वे एक राजदूत की तरह वहां अंग्रेजों का पत्र राजा के सामने लेकर आए थे। सर थॉमस रॉय 1615 से 1619 तक मुगल दरबार में रहा। इन 3 सालों के बीच वे राजा के चहेते और मद्यपान के साथी बन गए थे। इसके अलावा रोज राजा को विशेष भेंट वस्तुएं भी दिया करते थे। उसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठियां स्थापन करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली थी। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भचोड़ में व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। रॉय का मुख्य उद्देश्य व्यापार की अनुमति और इसकी सुरक्षितता हासिल करना, और वो इस उद्देश्य में सफल भी रहे। हालांकि हुआ ये था कि जहांगीर की बेटी जहांआरा किसी भी चिकित्सा से ठीक नहीं हो रही थी। तब रॉय ने ब्रिटिश चिकित्सा और आधुनिक तकनीक से उनकी ठीक होने में मदद की। ना चाहते हुए भी राजा ने रॉय को उनकी मदद के बदले व्यापार की अनुमति और सुरक्षितता प्रदान की। 1668 ईस्वी सन में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ। बदले में विवाह के दहेज के रूप में उन्हें मुंबई मिला। 10 पाउंड वार्षिक लगान पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट आजम शाह द्वितीय को अपने आश्रित कर लिया था। वैसे तो कंपनी भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट, चाय आदि खरीदते थे और उन्हें ज्यादा दामों में बेचकर मुनाफा करते थे। सबसे ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना यही उनका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आए थे, क्योंकि मांस जैसे खाद्य पदार्थों ज्यादा समय तक टिकाने के लिए ये मसाले महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा खादी, सिल्क, चाय ये चीजें भी व्यापार में थी। पहले तो व्यापार करना ही उनका लक्ष्य था, लेकिन धीरे धीरे वे वहां कब्जा भी करने लगे। जल्द ही उन्हें विजयनगर के सम्राट से मद्रास में भी फैक्ट्री लगाने की मंजूरी मिल गई थी। पूरे भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर व्यापार करने की बहुतायत जगह बनाई गई। इनमें से बड़ी और महत्वपूर्ण जगह थी कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। उनके पास पैसा, अच्छे शास्त्र और कुछ यूरोपियन साथी, इसके दम पर वे धीरे धीरे भारत पर कदम मजबूत करते चले गए। और इसकी दूसरी वजह यह थी कि शाहजहां और उनके जो बाद के जितने भी सम्राट थे वो उतने खास नहीं थे। जैसे कि शाहजहां भारत के 5वें मुगल सम्राट थे और 1628 से 1658 तक शासन किया। 1627 के अंत में उनके पिता जहांगीर की मृत्यु ने उनके पुत्र
शहरयार और खुर्रम के बीच अधिकार की लड़ाई को जन्म दिया, जिसमें से शाहजहां विजयी हुआ। उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को सिंहासन के लिए मार डाला और जनवरी 1628 को आगरा में शाहजहां के तहत खुद को सम्राट का ताज पहनाया। उनके शासन में लाल किला और शाहजहां मस्जिद सहित कई भव्य निर्माण परियोजनाएं देखी गई। सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इसने उनके चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें उनका तीसरा पुत्र औरंगजेब विजयी हुआ और अपने पिता के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। शाहजहां अपनी बीमारी से उबर गया, लेकिन बादशाह औरंगजेब ने उसके पिता को जुलाई 1658 से आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था और जनवरी 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई, जिनकी सैनिक शक्ति कम थी। राजा प्रायः विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे। उन्हें न तो अपने पड़ोसी और राज्यों की गतिविधियों की चिंता थी और न ही अपनी प्रजा के दुख की। उनकी सेनाएं कमजोर, पथभ्रष्ट और अनुशासन थी। भारत की प्रमुख सैनिक शक्तियां अफगान, सिख, रोहेले, जाट, राजपूत आदि एक दूसरे के विरोधी गुटों में सम्मिलित थे। नाम मात्र के मुगल सम्राट शक्तिहीन, वैभवहीन, कमजोर और साधनहीन थे। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलताओं का फायदा उठाया और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। छठे मुगल सम्राट थे जिन्होंने उन 50 वर्षों की अवधि के लिए लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। व्यापक रूप में मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावी शासक औरंगजेब को माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद कमजोर सम्राटों की एक श्रृंखला उत्तराधिकार के युद्ध और महानुभावों द्वारा तख्ता पलट ने मुगल सत्ता के अपरिवर्तनीय कमजोर होने की शुरुआत की। यही सब कारणों की वजह से अंग्रेज भारत में अपने पैर बढ़ाते चले गए, मजबूत करते चले गए। जो चीज उन्हें जहांगीर के वक्त नामुमकिन लगती थी, वही उन्होंने शाह आलम या फिर औरंगजेब के बाद जो भी राजा थे, उनके वक्त उन्हें वो आसान लगी और उन्हें वे करते चले गए। इन्हीं सब कारणों की वजह से अंग्रेज भारत में शक्तिशाली बनते गए। और दूसरा एक कारण था कि वह आपसी राज्यों में दरार पैदा करते थे, किसी की सैन्य शक्ति कमजोर कर देते थे और दूसरे राजा को भड़का देते थे, तो उन्हें आपस में लड़ाकर ये जीत जाते थे। इन्हीं ऐसी बहुत सी चीजों की वजह से अंग्रेज भारत में घुसते चले गए और उन्होंने इतने दिनों तक भारत पर राज किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।